मैं डॉक्टर सुनीता, आपका स्वागत है बैक टू रूट्स में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्राणायाम क्या होता है। आज हम विभिन्न प्रकार के प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्राणायाम हमेशा स्वच्छ जगह पे किया जाना चाहिए। खासकर आप कह सकते हो पानी के पास किया हुआ प्राणायाम सबसे ज़्यादा लाभकर होता है। ऐसा स्थान न मिले तो एक स्वच्छ साफ सुथरी जगह, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम है, तो अगर पॉल्यूटेड जगह है तो वहाँ पे आप घी का दिया जलाकर या गूगल जलाकर उस वातावरण को शुद्ध करें और फिर उसमें प्राणायाम करें। 2-3 चीज़ें और ध्यान रखने की है प्राणायाम शुरू करने से पहले कि एक तो प्राणायाम हमें अपनी सांस को बहुत ज़बरदस्ती लेने छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो सांस आप जितना आपका शरीर या आपकी सांस अलाउ करती है उतना ही लंबा सांस लें और छोड़ें। दूसरी बात कि प्राणायाम करते वक्त यदि हमें थकान महसूस होती है तो हमें बीच में सूक्ष्म व्यायाम करके अपने आप को रिलैक्स कर लेना चाहिए और फिर पुनः अपना प्राणायाम स्टार्ट करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें प्राणायाम करने के वक्त ध्यान रखना चाहिए। और प्राणायाम सिर्फ सांस लेना और छोड़ना ही नहीं है, बल्कि प्राणायाम के द्वारा हम अपने मन को स्थिर करते हैं और कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। मन को शांत करने का, कंसंट्रेट करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी भावना के साथ करते हैं कि हमारा मन शांत हो रहा है, हमारे शरीर से विजातीय तत्व निकल रहे हैं और प्रत्येक सांस के साथ में प्रकृति की जो शुभ तत्व हैं वो जैसे दिव्यता आ रही है, ईश्वर की दिव्यता हम में प्रवेश कर रही है, असीम शांति आ रही है, असीम आनंद आ रहा है। इस भावना के साथ में हमें प्राणायाम करना चाहिए। तो अब बात करते हैं प्राणायाम के प्रकार की। तो प्राणायाम बेसिकली 8 प्रकार का होता है मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो उसमें है भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जयी प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। तो अब इन प्राणायाम को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, अनुलोम विलोम के पहले के प्राणायाम और अनुलोम विलोम के बाद के प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम से पहले के जो प्राणायाम है भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम, ये प्राणायाम हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इनको स्ट्रेंथन करता है और इनकी वर्किंग को प्रॉपर करता है। और जो अनुलोम विलोम के बाद के प्राणायाम हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम जो हैं वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं और उनकी वर्किंग को अच्छा करते हैं, प्रॉपर करते हैं। तो इस तरीके से ये 8 प्राणायाम हमारे विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स को और उनकी वर्किंग को प्रॉपर और व्यवस्थित करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले प्राणायाम से, जो है भस्त्रिका। तो भस्त्रिका हम किस प्रकार करते हैं? भस्त्रिका में सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे प्राणायाम करते वक्त, और शरीर को बिल्कुल भी तान कर न रखें। आपका चेहरा और शरीर बिल्कुल शिथिल रहना चाहिए, उसके साथ स्टार्ट करें। तो भ्रामरी प्राणायाम हम कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं और एक बार करके देखेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम में हमें दोनों नाक से सांस खींचनी है और उसको बिल्कुल जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचेंगे और फिर आराम से पूरी सांस बाहर निकाल देंगे। तो एक बार हम करके देखते हैं भ्रामरी प्राणायाम को, भस्त्रिका प्राणायाम को। तो अब एक बार आप देखिए, लंबा सांस भरेंगे, तो आप जब
लंबी सांस भरते हैं तो आपका डायफ्राम नीचे की तरफ दबता है। पूरी सांस आपकी लंग्स में भरकर आपके डायफ्राम को नीचे पुश करती है और फिर उसी प्रेशर के साथ आप सांस को वापस बाहर निकालते हैं। तो ये है भ्रामरी प्राणायाम। तो अब भ्रामरी प्राणायाम हमें कितने समय करना चाहिए? तो एक भ्रामरी करने के अंदर 2.5 सेकेंड आप सांस भरिए और 2.5 सेकेंड में बाहर निकालिए। तो 1 मिनट में लगभग 12 बार भ्रामरी किया जा सकता है। तो एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को गंभीर रोग हैं, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है या अन्य प्रकार के और भी जो गंभीर बीमारियां हैं, उन लोगों को भस्त्रिका जो है वो कम से कम 15 मिनट तक करना चाहिए। तभी उनको अपने रोगों को नष्ट करने में नष्ट कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं। तो ये था हमारा। और भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ की बात करते हैं। तो भस्त्रिका जैसा कि हम देखते हैं, पूरी सांस हमारी यहाँ तक फूलती है और बाहर निकलती है, पूरा फुल ऑक्सीजन शरीर में जाता है। तो इससे लाभ होता है, मोटे तौर पे अगर हम कहें तो जो कफ कारक रोग हैं, जिनमें कफ बनता है शरीर में, जैसे अस्थमा है, नज़ला है, साइनस है और खांसी जुकाम है, इनके अंदर बहुत लाभ होता है भस्त्रिका प्राणायाम से। इसी के साथ में भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे माइंड को और हार्ट को खूब अच्छे से काफ़ी ऑक्सीजन मिलती है, तो इनकी वर्किंग भी प्रॉपर होती है। और कुछ चीज़ें जो भस्त्रिका के ध्यान में रखने की है, जिसमें हमें नहीं करना चाहिए या ध्यान रख के करना चाहिए, तो बेसिकली जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है और जिन लोगों का जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भस्त्रिका बिल्कुल आराम से करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। और जिनको ज़्यादा सीवियर हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनको डॉक्टर की सलाह के साथ ही भस्त्रिका करना चाहिए। और इसके साथ ही एक चीज़ और है, गर्मियों के दिनों में भस्त्रिका हमें बिल्कुल आराम से करना चाहिए। और हम कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी ना हो तो ना भी करें, क्योंकि भस्त्रिका करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, तो इसलिए कम ही करना चाहिए हमें गर्मी के मौसम में भस्त्रिका को। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम। अब दूसरा प्राणायाम हम बात करेंगे कपालभाति। तो जैसा कि शाब्दिक अर्थ अगर आप निकालें कपालभाति का, तो कपाल का मतलब होता है मस्तक और भाति का मतलब होता है दिव्यता या चमक। तो जो प्राणायाम करने से आपके मस्तक पर, चेहरे पर चमक लाए, उसे कहा जाता है कपालभाति। तो कपालभाति हम किस प्रकार करेंगे उसकी बात करते हैं। तो कपालभाति में हमें बेसिकली जो ध्यान रखना होता है, सांस को प्रेशर के साथ बाहर फेंकने पे पूरा कंसंट्रेशन आपका सिर्फ एक्सेलिंग पर रहता है। इनहेलिंग अपने आप होती रहती है, हमें उसका ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम एक बार करके देखते हैं कपालभाति। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, कमर बिल्कुल इसमें ध्यान रखने की बात है, अगर आपकी कमर थोड़ी भी झुकी हुई रहेगी या ठीक सीधा नहीं होगा तो आपको कमर में दर्द हो सकता है। इसलिए हमेशा कपालभाति या अन्य प्राणायाम करते वक्त भी अपनी कमर गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। तो कपालभाति करते हैं हम। तो जब आप कपालभाति करते हैं तो आप झटके से जब आप सांस बाहर निकालते हो तो आपका पेट सांस छोड़ते वक्त अंदर जाता है, तो आपको फील होता है कि जो वायु है वो आपके स्टमक से निकल रही है। तो कपालभाति हमें कितनी देर करना चाहिए इसकी बात करते हैं। तो कपालभाति 1 मिनट में 60 बार किया जा सकता है। एक आप कह सकते हैं 1 सेकेंड में एक बार एक स्ट्रोक लगाते हैं कपालभाति का, तो 5 मिनट जो है हम उसमें 300 बार कपालभाति कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। पर शुरू में जब हम शुरू करते हैं कपालभाति करना तो 1-2 मिनट में ही थकान हो जाती है, या जो लोग बीमार होते हैं उन लोगों से बहुत लंबा कपालभाति नहीं हो पाता है।
तो उनको भी शुरू में थोड़ा रुक रुक करके, जब जितना उनका शरीर उनको इजाज़त देता है उतना वो करें, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से हफ्ता 10 दिन में हर व्यक्ति 5 मिनट लगातार कपालभाति करने की स्थिति में आ जाता है। तो एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 15 मिनट कपालभाति करना चाहिए। लेकिन जो लोग गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं, जैसे कैंसर है, बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, अब कपालभाति के साथ ओबेसिटी को भी, जो मोटापा है उसमें भी बहुत लाभ करता है। तो इन लोगों को जो है कम से कम आधा घंटा कपालभाति करना चाहिए, तब उनको अपने रोग को ठीक करने में फ़ायदा होगा और उनको अपना रोग बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि जब भी आप प्राणायाम करते हैं, जैसे कपालभाति में हम सांस को बाहर फेंक रहे हैं, तो जब भी हम सांस को बाहर फेंकते हैं तो ये संकल्प और भावना बना के रखेंगे कि हर एक सांस एक्सेलिंग में आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। आपका फैट, अगर आप मोटे हैं तो ये भावना बनाइए कि आपका फैट कम हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ऐसी भावना के साथ जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपको उसका लाभ और ज़्यादा मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कपालभाति से लाभ की। जब हम बात करते हैं लाभ की, तो कपालभाति जो है हमारे, सबसे पहले तो हम कह सकते हैं ओबेसिटी को कम करता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत लाभदायक है। ये हार्ट के ब्लॉकेज, आर्टरीज के ब्लॉकेजेस को खोल देता है, और जितने भी रोग आपके पेट से संबंधित हैं उन रोगों में फ़ायदेमंद है। तो आप कह सकते हैं, और कपालभाति से, क्योंकि जैसा हमने पहले भी बताया, टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, तो आपके कैंसर में और अन्य सभी तरह के रोगों में आपको फ़ायदा होता है। तो ये था कपालभाति। अब अगला प्राणायाम हम बात करेंगे बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम में हम, जैसा कि बाह्य का मतलब बाहर, तो सांस को बाहर रोकने का इसमें रहता है और कुछ बंद लगाते हैं। तो बंद का डिटेल में बात हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे, पर आज मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि किस तरह से हम बाह्य प्राणायाम करते हैं। तो बाह्य प्राणायाम के अंदर आप पूरी सांस बाहर निकाल देंगे, जितने प्रेशर से आप सांस को बाहर निकाल सकते हैं निकालें, और सांस को बाहर ही रोक दें, और अपने गले को ऐसे ठुड्डी को नीचे ले जाके गले को बंद कर दें, और उसके बाद में अपनी नाभि को अंदर खींचें, या आप कह सकते हैं पेट को अंदर खींचें ऐसे, और फिर उसके बाद में अपने एनस को, या आप कह सकते हैं यूरिनरी ऑर्गन को अंदर नीचे से ऊपर खींचें। तो ये इस तरीके से बंद लग जाता है, तीनों जगह पे लॉक हो जाता है, और सांस बाहर ही रोके रखेंगे। जितनी देर आप सांस को बाहर रोक सकते हैं, जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है, उतनी देर सांस को बाहर रोके रखेंगे। जब आपका दम घुटने लगे और सांस लेने की इच्छा हो, तो धीरे धीरे एक एक बंद को खोलेंगे और वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो जो बाह्य प्राणायाम है, इसको हमें 1 मिनट में 3 बार हम कर सकते हैं। तो कम से कम 5 मिनट, या आप कह सकते हो 5 बार हमें बाह्य प्राणायाम करना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 5 बार करना चाहिए, और जिन लोग जो गंभीर रोग से ग्रस्त हैं उन लोगों को जो है कम से कम 10 मिनट बाह्य प्राणायाम करना चाहिए। पर एक बार में आप बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसको रिपीट करते रहेंगे। 1 मिनट में कम से कम 3 बार किया जा सकता है। तो ये था बाह्य प्राणायाम की प्रक्रिया। जब हम बात करते हैं इसके लाभ की, तो बाह्य प्राणायाम में जैसा कि आपने देखा, आपके सांस 3 जगह रुकती है, आपके 3 लॉक लगते हैं। तो इसमें आपके थ्रोट के जो ऑर्गन्स हैं, या आप कह सकते हो जो गले की बीमारियां हैं, क्योंकि यहाँ थायराइड ग्लैंड भी है, और आपको अगर टॉन्सिल्स है, थायराइड की प्रॉब्लम है, वो ठीक होती है, और खांसी जुकाम, कफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होती हैं।
और पेट के जो ऑर्गन्स हैं, आप कह सकते हो पेनक्रियाज है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ये सारे ऑर्गन्स स्ट्रेंथन होते हैं, डाइजेशन आपका इम्प्रूव होता है। इसी तरीके से आपका जो हम नीचे से पुल करते हैं अपने एनस को और उनको, तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करता है और उनकी वर्किंग को प्रॉपर करता है। तो ये थे लाभ हमारे बाह्य प्राणायाम। अगला नेक्स्ट चौथा प्राणायाम जो हम बात करेंगे वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हम कैसे करते हैं? उज्जयी प्राणायाम में आप सांस को अंदर खींचते हुए अपने गले को अंदर खींचते हैं। तो जैसे जब आप गले को अंदर खींचते हैं तो आपको अपने गले में वाइब्रेशन महसूस होगा। तो जितना लंबा आप सांस खींचते जाएंगे, अपने गले को अंदर खींचते जाएंगे और फिर उसको लॉक करेंगे, जितनी देर अंदर रह सकता है रख सकते हैं उतनी देर अंदर होल्ड करेंगे और उसके बाद में वो शुरू में आप सीधा ही निकाल सकते हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो अपनी दाईं नाक को बंद करके लेफ्ट नाक से उस सांस को बाहर निकालेंगे। तो एक बार हम करके देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप उज्जयी प्राणायाम इस तरह करेंगे कि आप सांस भरें और गले को अंदर खींचें। फिर लॉक कर दीजिए, जितनी देर रोक सकते हैं रोकिए। फिर सीधा करेंगे, राइट नाक को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस को छोड़ देंगे और फिर वापस सांस लिया और नॉर्मल होकर के फिर से रिपीट करेंगे। तो उज्जयी प्राणायाम एक साधारण जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको कम से कम 5 बार करना चाहिए। 1 मिनट में हम 3 बार कर सकते हैं इसको। और जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है या गले के रोग हैं, उन लोगों को स्पेशली आप कह सकते हैं थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो इससे ठीक होती है। तो थायराइड के प्रॉब्लम वाले लोगों को इसको कम से कम 10 मिनट करना चाहिए, तो उनको थायराइड में लाभ होने लग जाता है। तो ये था हमारा उज्जयी प्राणायाम। तो आज के वीडियो में हम इन चार प्राणायाम की ही बात करेंगे। बाकी के 4 प्राणायाम हम हमारे अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए प्रकृति के साथ जुड़े रहें और खुश रहें।